हाय हेलो एवरीवन। सो ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। रिजल्ट एनालिसिस भी रहेगा इनका थर्ड क्वार्टर का, एंड जो कॉन कॉल हुई है मैनेजमेंट की वो भी ऑब्वियसली हम इस वीडियो में कवर करेंगे। कुछ मंथ्स पहले ही इनका आईपीओ आया था एंड हमने इनका सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट एनालिसिस भी कवर किया है, जिसमें ईसैफ का जो बिजनेस मॉडल है वो भी काफ़ी डिटेल में कवर किया है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गो थ्रू जरूर कीजिएगा, बिकॉज उससे ऑब्वियसली एक कंपैरिजन मिलता है हमें कि ईसैफ का मॉडल जो है वो क्यों थोड़ा सा डिफरेंट है कंपेयर टू अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स या फिर जो लार्ज कैप बैंक्स हैं उनके कंपैरिजन में। इस क्वार्टर में अगर हम रिजल्ट की बात करें तो ईसैफ का जो लोन बुक है वो ऑलमोस्ट 36% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई वाई बेसिस, बहुत अच्छी ग्रोथ रही है उसमें। डिपॉजिट बुक अगर आप देखोगे तो वो भी 40% से ग्रो हुआ है, उसमें भी ग्रोथ अच्छी है। देन अगर हम मार्जिन देखें बैंक के तो 10.9% के मार्जिन है, ऑलमोस्ट 11% मार्जिन है इनका। एंड ये पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट मार्जिन है किसी भी बैंक के, चाहे हम लार्ज कैप बैंक ले ले। लार्ज कैप बैंक के तो यूजुअली आप देखोगे 5 या मैक्सिमम 6% तक मार्जिन होते हैं, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में भी सबसे बेस्ट मार्जिन है ये ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के। देन अगर हम इनका प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर देखें, नेट प्रॉफिट, तो वो ऑलमोस्ट इनका 200% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई वाई बेसिस, तो पैड ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रही है ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो ग्रोथ के एंगल से हम देखें तो लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, मार्जिन, एंड अगर प्रॉफिट के एंगल से देखें तो पैड ग्रोथ, ये सारी चीज़ें इनकी काफ़ी अच्छी रही है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इनका भी वही एनपीए, ग्रॉस एनपीए इस बैंक का बहुत बढ़ गया इस क्वार्टर के अंदर, एंड अराउंड 4.5% तक इनका ग्रॉस एनपीए हो गया है। नेट एनपीए अगर आप देखोगे तो वो भी ऑलमोस्ट 2.5-3% के आसपास का इनका नेट एनपीए हो गया, इंक्रीज होकर के कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। एनपीए इनके काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं इस क्वार्टर में। ये एक प्रॉब्लम है इनके साथ। अब इसके पीछे क्या रीजन रहे वो ऑब्वियसली आगे कॉन कॉल में डिस्कस करेंगे। आरओई के नंबर तो ठीक ठाक है, इस क्वार्टर में भी मेंटेन करा है बैंक ने। आरओई इनका 25% है, हेल्दी आरओई नंबर है। आरओई भी देखोगे आप तो 2% के ऊपर है, अच्छा नंबर है। लेकिन एसेट क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, वो अभी हम कॉन कॉल में डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट का क्या आउटलुक है उसके ऊपर, एंड एज ए इन्वेस्टर ऑब्वियसली हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक से। सबसे पहले तो अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट एक चीज़ कह रहा है कि लास्ट 3 सालों में इन्होंने अपना जो लोन पोर्टफोलियो है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया है। जहां पहले ये सिर्फ ग्रुप लोन देते थे, यानी कि माइक्रो फाइनेंसिंग करती थी बैंक ये, वहीं अब ये रिटेल लोन देते हैं, एमएसएमई लोन देते हैं, इंडिविजुअल कस्टमर्स को भी लोन देते हैं। तो अलग अलग सेगमेंट्स में इन्होंने अपने अपने लोन बुक को डाइवर्सिफाई किया है लास्ट 3 सालों के अंदर। ये चीज़ आप देखोगे तो हर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को या तो करना पड़ रहा है या फिर वो खुद कर रहे हैं, बिकॉज जितने भी ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, चाहे वो इक्विटास हो, जीवन हो, उत्कर्ष हो, ईसैफ हो, और भी एक दो आईपीओ आए हैं, इन सब का अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो पहले ये माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी थी। ये एक एनबीएफसी होती थी जो माइक्रो फाइनेंस लोन देती थी। उनको जब आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दिया तो बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है कि जब आप बैंकिंग मॉडल में आ गए हो, आपका बिजनेस अब बैंकिंग का हो गया है एनबीएफसी से चेंज होकर के, तो आप अनसिक्योर्ड लोन जो है माइक्रो फाइनेंसिंग का, उसमें बहुत ज़्यादा हाई एक्सपोजर या फिर 100% डिपेंडेंसी सिर्फ उसी सेगमेंट के ऊपर नहीं रख सकते, बिकॉज बैंक की जो लाइबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है कंपेयर टू एनबीएफसी। बैंक का मॉडल इनहेरेंटली आप अगर देखोगे तो हाई कॉस्ट मॉडल होता है, बिकॉज बैंक को अपने जो डिपॉजिटर्स हैं उनको अलग सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है, एंड जो जो उनके जो कस्टमर्स हैं जो लोन दे रहे हैं बैंक जिनको, उनको अलग सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो उनका नंबर ऑफ सर्विसेज अगर आप देखोगे एक बैंक की तो वो बहुत ज़्यादा होता है। दैट इज द रीजन कि अगर आप ब्रांचेस भी देखोगे तो एक बैंक के बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू एनबीएफसी। बैंक का डिजिटल के ऊपर जो फोकस है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू एनबीएफसी। बैंक को एटीएम्स रखने पड़ते हैं जो कि एनबीएफसी को नहीं रखने पड़ते। बैंक को अपने रिटेल कस्टमर्स के लिए उनका उनका पासबुक हो, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, अलग अलग तरीके के सर्विसेज उनको अवेल कराना पड़ता है जो कि एनबीएफसी को नहीं कराना पड़ता। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हो कि इसके अगेंस्ट में एक एडवांटेज ये होता है कि बैंक के पास में काइंड ऑफ फ्री मनी आ जाता है डिपॉजिटर्स का, बिकॉज डिपॉजिटर अपना करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं, तो वहां से काइंड ऑफ एक फ्री मनी आ जाता है, बहुत सस्ते रेट पे वो डिपॉजिट आता है और बैंक आगे उसको लोन में यूज करता है। ये बेनिफिट है, लेकिन इसके अगेंस्ट में उनको सर्विसेज भी बहुत देनी पड़ती है, उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो अगर ये सब करने के बाद भी अगर बैंक जो है वो अनसिक्योर्ड माइक्रो फाइनेंसिंग के अंदर ही डिपेंडेंट रहेगा, 80-90% लोन जो है उसका वो सिर्फ माइक्रो फाइनेंस ही रहेगा, तो ये मॉडल बहुत हाई कॉस्ट मॉडल हो जाएगा, बिकॉज माइक्रो फाइनेंसिंग में
क्रेडिट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप 100 रुपये लोन दे रहे हो तो ऑन एन एवरेज आप ये मान के चलो कि 2.5 से 3 रुपये जो है वो आपकी क्रेडिट कॉस्ट रहेगी, मतलब वो लोन आप रिकवर नहीं कर पाओगे। देन मार्जिन्स बैंक के कम होते हैं, एनबीएफसी तो 14-15% मार्जिन पे डील करता है, बैंक के मार्जिन 8-9-10% होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से एक जब माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी जब स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होता है तो उनको या तो खुद वो ऐसा करते हैं या फिर फोर्सफुली उनको ये करना ही पड़ता है कि अलग जो लोन प्रोडक्ट हैं, जो सिक्योर्ड लोन है, वो भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन करना। कि आप सिर्फ माइक्रो फाइनेंसिंग कर रहे हो, अब आप होम लोन भी दे रहे हो, अब आप कार लोन भी दे रहे हो, एमएसएमई लोन भी दे रहे हो, बिजनेस लोन भी दे रहे हो। ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है बिकॉज तभी आपका मॉडल प्रॉफिटेबल हो पाएगा। सिर्फ माइक्रो फाइनेंसिंग में उसमें क्रेडिट कॉस्ट ज़्यादा है, मतलब ओपेक्स तो है ही, ऑपरेशन कॉस्ट तो है ही साथ में, और आप डिपॉजिटर को अलग से सर्व कर रहे हो, तो एक एनपीए साइकिल आएगा, आपका प्रॉफिट जो है वो आधा हो जाएगा, तो वहाँ रिस्क काफ़ी ज़्यादा है बैंक के लिए। सो यही रीज़न है जो ईसैफ को भी अगर आप देखोगे तो लास्ट 3 साल में इन्होंने अपने लोन बुक को पूरा का पूरा डाइवर्सिफाई किया है। सो वही बैंक कह रहा है। देन इन्होंने एक सेक्टर का पूरा आउटलुक दिए, आउटलुक नहीं मतलब एक इनसाइट शेयर करी है कि ये जो थर्ड क्वार्टर गया है अभी, इसमें पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री का जो लोन बुक की ग्रोथ है वो 16% रही है, एंड डिपॉजिट बुक की जो ग्रोथ है वो 12 से 14% के आसपास रही है। ये बेनिफिट होता है जब आप डायरेक्टली जब आप एनालिसिस जो है वो डायरेक्टली उन पर्सन का सुनते हो जो कि उस बिजनेस को रन कर रहे हैं, ना कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर कोई मैगजीन वगैरह पढ़ रहे हो या ब्रोकरेज की रिपोर्ट पढ़ के कोई स्टॉक के बारे में रिसर्च कर रहे हो। वहां पे अगर आप डिपेंड है आपकी रिसर्च, तो आपके पास एक अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, एक अच्छी इंसाइट नहीं आएगी जिसके बेसिस पे आप एक इन्फॉर्म्ड, एक बेटर डिसीजन ले पाओगे। ये बेनिफिट है जब आप डायरेक्टली जो मैनेजमेंट है वो क्या बोल रही है, जब आप उनको फॉलो करते हो तो आपको एक इंडस्ट्री की इनसाइट्स मिलती है। जैसे आपको क्या पता चल रहा है कि बैंकिंग की सेक्टर की जो ग्रोथ है वो 16% रही है थर्ड क्वार्टर में, डिपॉजिट ग्रोथ 12-14% रही है, और ये जो गैप है ये अब कम हो रहा है, मैनेजमेंट ने ये कहा है। इसमें कहने का मतलब क्या है कि कुछ टाइम पहले अगर आप देखोगे जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हुए थे, बेसिकली कोविड में पूरी इंडस्ट्री का जो लोन ग्रोथ था बैंकिंग का वो अराउंड 5-6% के आसपास था। लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ी लोन की, तो एक टाइम ऐसा भी आया था जब लोन ग्रोथ 18-20% भी हो रहा था, डिपॉजिट ग्रोथ सिर्फ 10-12% चल रही थी, यानी लोन ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल थी कंपेयर टू डिपॉजिट बुक। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि बैंक्स को जो डिपॉजिटर का पैसा है वही वो मोस्टली यूज करते हैं आगे लोन देने के लिए। तो अगर आपके बैंक में पैसा कम आ रहा है, उसकी ग्रोथ सिर्फ 10% है, लेकिन जो आप पैसा दे रहे हो आगे लोन पे वो 20% पे ग्रो कर रहा है, उसकी ग्रोथ 20% है, तो ऑब्वियसली आगे चल के लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ सकता है बैंक्स के लिए। तो ये सिचुएशन कुछ टाइम पहले थी जहां पे ये गैप काफी ज्यादा था। अब ये गैप धीरे धीरे कम हो गया है। अब आप देखोगे तो लोन बुक की ग्रोथ है 16%, डिपॉजिट बुक की ग्रोथ है 12-14%। तो हमको ये समझ आता है कि वो जो गैप था, जो पहले डबल का था 10% 20%, अब वो गैप कम हो गया है। तो एक काइंड ऑफ इन्वेस्टर के एंगल से आप समझोगे तो थोड़ा सा वो लिक्विडिटी का जो रिस्क था वो अब कम हुआ है पहले कुछ क्वार्टर के कंपैरिजन में। तो बेसिकली ये इन्होंने एक इनसाइट शेयर करी है। देन आगे इनका कहना है कि इकोनॉमी की जिस तरीके की एक्टिविटी है, गवर्नमेंट जिस तरीके का इंफ्रा के ऊपर स्पेंडिंग कर रहा है, प्राइवेट प्लेयर्स जो है, प्राइवेट कंपनीज जो हैं, बिजनेसेस हैं, वो भी बहुत अच्छा कैपेक्स कर रहे हैं, और भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी अच्छे से चल रहा है। तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि इकोनॉमी बहुत अच्छी कर रही है, एंड ये ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो इकोनॉमी एक्टिविटी को आगे भी सपोर्ट करेगी और ग्रोथ ठीक ठाक रहेगी इनकी। देन अगेन वही 13,000 करोड़ से 18,000 करोड़ का लोन बुक हुआ है इनका लास्ट एक साल में, और ऑलमोस्ट 36% की ग्रोथ रही है इसमें। कमिटेड हैं ये किस चीज़ को लेकर के कि जो ग्रोथ है इनकी अभी उसको ये मेंटेन करेंगे, पोर्टफोलियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे जो कि अभी नहीं है, एंड जो इनका प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर है उसको भी ये सस्टेन करेंगे या मेंटेन करेंगे आगे चल करके। देन 70% लोन जो है ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का, वो ये अंडर बैंक्ड या अंडर सर्व्ड कस्टमर्स को देते हैं, यानी मोस्टली उन कस्टमर्स को जिनको या तो अभी तक कोई लोन मिला ही नहीं था, पहले का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, या फिर उन कस्टमर्स को जिनको कुछ बैंक्स या एनबीएफसी ने लोन तो दिया बट उस लेवल तक नहीं दिया, मतलब जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरी तरीके से फुलफिल नहीं किया। तो या तो जो अंडर सर्व्ड है या अंडर बैंक्ड है, उन कस्टमर्स को 70% लोन देता है ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। और इसीलिए इनका अगर आप देखोगे तो 62% जो ब्रांचेस हैं इनके वो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज हैं, बिकॉज वहीं पे ही सबसे ज़्यादा अंडर सर्व्ड है कस्टमर्स को, वहीं पे बहुत कम पेनिट्रेशन है बैंकिंग का, एनबीएफसीज का। अदरवाइज आज के टाइम पे तो मेट्रो सिटीज़ में या टियर 1 सिटीज़ में डिजिटली भी लोन डिसबर्स हो जाता है,
वो भी चीज़ें होती है, लेकिन रूरल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा अंडर पेनिट्रेशन है, तो इनका मेजरली प्रेजेंस जो है वो उन्हीं एरियाज़ में है। रिटेल डिपॉजिट अगर आप देखोगे तो 27% पे ग्रो हुआ है। ग्रोथ अच्छी है, लेकिन ये समझना है कि साइज़ छोटा है। सिर्फ 18,000 करोड़ का तो डिपॉजिट बुक है इनका, तो इसको आप ये नहीं बोल सकते कि भाई एचडीएफसी बैंक का डिपॉजिट रिटेल डिपॉजिट बुक तो सिर्फ 10% पे ग्रो कर रहा है और ईसैप का तो 27% पे ग्रो कर रहा है, तो ईसैप बेटर है एचडीएफसी बैंक से। ऐसा नहीं बोल सकते, बिकॉज एचडीएफसी का जो साइज़ है वो आई थिंक हर एक हफ्ते में एक नया ईसैप स्मॉल फाइनेंस बैंक डिलीवर कर सकता है, जिस तरीके का साइज़ है एचडीएफसी बैंक का। तो आपको साइज़ भी देखना है। सो ग्रोथ अच्छी है, बट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि ये ग्रोथ मेंटेन होनी चाहिए, ये ग्रोथ सस्टेन होनी चाहिए इस बैंक के लिए, वो हमें आगे फॉलो करना है। अदर एक्सपेंसेस जो हैं ईसैफ के वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए इस क्वार्टर के अंदर, जिसमें सबसे मेजर जो है वो था इनका बीसी एक्सपेंसेस। अब बीसी एक्सपेंसेस जो है वो है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। सो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बेसिकली आप कह सकते हो कि बैंक्स के लिए ये डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते हैं, जो कि रूरल एरियाज में जाते हैं, डोर टू डोर बैंक के बिहाफ पे बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, डोर टू डोर जाकर के। सो उनको काइंड ऑफ कमीशन और फी वगैरह पे करना पड़ता है बैंक को। तो उनका एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा था थर्ड क्वार्टर में। क्यों ज़्यादा था? बिकॉज आप देख रहे हो कि लोन बुक जो है वो 36% से ग्रो हुआ है, यानी कि बिजनेस मोमेंटम काफ़ी अच्छा था थर्ड क्वार्टर में। अब बिजनेस मोमेंटम अच्छा था, तो वो बिजनेस मोमेंटम किसने डिलीवर किया आपके लिए? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने डिलीवर किया, तो उसको आपको कमीशन और फी इनकम भी देना पड़ेगा। साथ में वही लोग जो हैं वो ईसैफ के लिए कलेक्शन का काम भी करते हैं, मतलब जो लोन रिकवरी होती है वो भी यही लोग करते हैं, तो उसके लिए भी आपको इनके लिए कमीशन फी वगैरह पे करना पड़ता है। सो वही रीज़न है कि इनका अदर एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा था इस क्वार्टर में। अब ग्रॉस एनपीए पे बैंक क्या कह रहा है? सो ग्रॉस एनपीए पे इनका कहना है कि कुछ मार्केट्स हैं जहाँ पे इनको थोड़ा बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, फेस कर रही है बैंक, जहाँ पे थोड़ा बहुत चैलेंज आ रहा है, और ये केरला में पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा है। ईसैफ स्मॉल फाइनेंस का 40% लोन जो है वो केरल के स्टेट में, सिर्फ एक स्टेट में 40% लोन है इनका, एंड वहाँ पे थोड़ा सा इनको एनपीए का प्रॉब्लम ज़्यादा है। इसका एक रीज़न ये भी है कि जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनका एट्रिशन काफ़ी ज़्यादा था इस क्वार्टर में। सो बेसिकली बहुत सारे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने ईसैफ को छोड़ करके किसी और में भी बैंक को ज्वाइन किया है, जिसकी वजह से इनका कलेक्शन एफिशिएंसी इम्पैक्ट हुई, मतलब ज़्यादा लोन अच्छे से रिकवर नहीं हो पाया। तो एक रीज़न ये भी था कि इनके एनपीए बढ़े हैं, लेकिन साथ में और भी कुछ रीज़न, जैसे केरला का इन्होंने बताया कि केरला में थोड़ा बहुत स्ट्रेस चल रहा है। कुछ अनरेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं जिन्होंने केरल में लास्ट 2 साल के अंदर एंटर किया है, और वो काफ़ी ज़्यादा लोन डिसबर्स कर रहे हैं वहाँ पे। सो अनरेगुलेटेड एंटिटीज़ बेसिकली जो प्राइवेट फाइनेंशियर होते हैं, मतलब जिनको आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है, जो लोकल फाइनेंशियर होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है उनका पेनेट्रेशन पिछले 2 साल में केरल के स्टेट में। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से इनका एनपीए बढ़ा है। प्लस सेंट्रल रीजन अगर आप देखोगे, जैसे एमपी, छत्तीसगढ़, जहाँ पे ईसैफ की प्रेजेंस है, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है ईसैफ को। और तमिलनाडु, ऑफ कोर्स तमिलनाडु तो सबको हिट कर रहा है। एक्विटास को हमने देखा, उसका भी एनपीए बढ़ा उस वजह से। कल हमने क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण की बात करी थी, जिसका एनपीए बढ़ा था तमिलनाडु में फ्लड की वजह से। सिमिलरली अगर आप ईसैफ का भी देखोगे तो तमिलनाडु में इनको भी काफ़ी मेजर प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ फ्लड, और उसकी वजह से इनका एनपीए स्लिपेजेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है इस क्वार्टर में। अब इसको मिटिगेट करने के लिए क्या कर रहा है बैंक? सो इसको मिटिगेट करने के लिए जिन जिन रीजंस में इनको दिख रहा है कि स्लिपेजेस ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब डिफॉल्ट ज़्यादा आ रहे हैं कस्टमर्स के, उन रीजंस में इन्होंने फर्दर लोन देना बंद कर दिया है। मतलब पहले अगर वहाँ पे लोन ज़्यादा दे रहे थे तो वहाँ पे लोन देना इन्होंने या तो कम कर दिया या बिल्कुल ही बंद कर दिया है, जिससे कि इंक्रीमेंटल स्लीपेजेस पे कंट्रोल हो। यानी कि आने वाले मंथ में ऐसा नहीं हो कि और एनपीए बढ़ते जा रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने स्लीपेजेस लोन देना थोड़ा सा कम कर दिया उस एरिया में। सो ये एक मेजर स्टेप इस बैंक ने लिया है। एंड आगे इनका एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ पे रिकवरी वगैरह चल रही है, सो होपफुली आने वाले क्वार्टर्स में वहाँ पे इनको इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। अब इसमें एक नेगेटिव चीज़ क्या है अगर आप देखोगे, सो ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का अगर आप प्रोविजनिंग का नंबर देखते हो तो ये कंपेयर टू लास्ट ईयर कम हुआ है। आई थिंक लास्ट ईयर इनका जो प्रोविजनिंग का नंबर था वो 62% था, इस साल वो कम होकर के 55-57% के आसपास है। तो पहला तो ये कि जब भी हम किसी बैंक की बात करते हैं तो उसका जो प्रोविजनिंग है, जो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो जिसे बोला जाता है, वो बैंक का यूजुअली 70% से ज़्यादा ही होना चाहिए। एवरेज अगर आप देखोगे तो अच्छे बैंक का उतना ही होता है, 70% 80% के आसपास होता है। दूसरा, अगर आपका एनपीए बढ़ रहा है तो प्रोविजनिंग भी बढ़नी चाहिए,
यही यही लॉजिक कहता है। एनपीए बढ़ा तो आपको क्या करना है, उसके अगेंस्ट में प्रोविजनिंग कर देनी है, सो दैट कल को अगर वापस से एनपीए मतलब वो बिल्कुल ही रिकवरी नहीं होती है उन एनपीए वाले लोन से, तो आपका वो प्रोविजनिंग वहां पे उसको फुलफिल कर देगा, बैलेंस शीट पे कोई बहुत बड़ा बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए प्रोविजनिंग करी जाती है। लेकिन इस केस में क्या किया ईसैफ ने कि इनका एनपीए तो बढ़ा है लेकिन इन्होंने प्रोविजनिंग नहीं करी है, प्रोविजनिंग कम हो गया, 62 से 55-57% हो गया है। अब इसके अगेंस्ट में बैंक क्या रैशनल दे रहा है, बैंक ये कह रहा है कि हमने एनपीए के अगेंस्ट में तो प्रोविजनिंग नहीं करी है, हमने क्या किया है कि हमारे जो बकेट्स हैं, सो बेसिकली 3 बकेट होते हैं, आरबीआई का कहना है आपको 3 बकेट शो करने हैं अपने इन्वेस्टर्स को। पहला बकेट होता है 1 to 30, जिसका मतलब वो कस्टमर जिन्होंने मिनिमम एक ईएमआई अपनी मिस करी है। दूसरा बकेट होता है 31 to 60, मतलब वो कस्टमर जिन्होंने मिनिमम अपनी 2 ईएमआई मिस करी है। तीसरा बकेट होता है 61 to 90, मतलब कि वो कस्टमर जिन्होंने अपनी 3 ईएमआई मिस करी है। जब कोई कस्टमर 3 ईएमआई मिस कर देता है तो उसके बाद वो एनपीए कन्वर्ट हो जाता है। तो एनपीए से पहले की ये 3 बकेट होते हैं। सो ईसैफ क्या कह रहा है कि हमने एनपीए के अगेंस्ट में प्रोविजनिंग तो नहीं करी है, इतनी ज्यादा नहीं बढ़ाई है, लेकिन हमने क्या किया है, जो हमारे बकेट्स हैं, मतलब जिसने एक ईएमआई मिस करी है, जिसने 2 करी है, जिसने 3 करी है, उसके अगेंस्ट में हमने प्रोविजनिंग बढ़ा दी है। तो कल को चल के अगर वो जो ईएमआई मिस कर रहे हैं कस्टमर्स, वो कल को अगर डिफॉल्ट होते हैं और ज्यादा और वो एनपीए में आते हैं, तो हम यहाँ वाला प्रोविजनिंग वहां एनपीए में यूज कर लेंगे, वो यूटिलाइज कर लेंगे। अब इसको अगर आप एक एंगल से देखोगे तो वैसे तो ये ठीक है, आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव वे आप यूज कर रहे हो थोड़ा सा, कि पहले ही आपने उसके अगेंस्ट में प्रोविजनिंग कर दी है, ये अच्छा तरीका है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप बड़े बैंक्स को देखते हो या फिर उन बैंक्स को देखते हो जो जो स्टेबिलिटी पे फोकस करते हैं, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करते हैं, फॉर एग्जांपल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अगर आप केस डिस्कस करो, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्या करता है, उसने बकेट्स के अगेंस्ट में तो प्रोविजनिंग करी है, ये आईसीआईसीआई बैंक भी करता है, सारे बड़े बैंक्स करते हैं, बट वो क्या करते हैं इसके साथ में जो एनपीए बन रहे हैं उसके अगेंस्ट में भी प्रोविजनिंग और ज्यादा कर देते हैं, सो दैट कहीं से भी वो लूप होल ना हो कल को, कि कहीं से भी आपका नंबर ऑफ कस्टमर जो डिफॉल्ट कर रहे हैं वो बढ़े, एनपीए बढ़ जाए और आपके पास आपको फ्रेश प्रोविजनिंग करनी पड़े, ऐसा कोई सिचुएशन ना हो, इसके लिए से उनकी प्रोविजनिंग हमेशा स्ट्रांग रहती है। तो ईसैफ ने, ठीक है आपने बकेट्स के अगेंस्ट में प्रोविजनिंग करी है, लेकिन जब एनपीए हो गया आपका ऑलरेडी, इतना ज्यादा एनपीए बढ़ गया है, तो आपका प्रोविजनिंग नंबर कम नहीं होना चाहिए था, वहां पे प्रोविजनिंग नंबर या तो आपका स्टेबल होना चाहिए था या फिर और बढ़ना चाहिए था, 62% से वो 70% तक जाना चाहिए, टारगेट वो होना चाहिए। आप एक्विटास को सुनोगे तो एक्विटास का मैनेजमेंट क्या कहता है कि हमारा प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो अभी 56-57% है, और हमें पता है ये कम है, जब हम इसको कंपेयर करते हैं बड़े बैंक्स के साथ में तो हमारा प्रोविजनिंग कम है, हमें पता है, और हमारा टारगेट यही है कि हमें 57 से 70% तक लेके जाना है अगले 2 साल में। ये होती है पॉजिटिव कमेंट्री। और यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि हमने अपनी प्रोविजनिंग कम कर दी है या फिर प्रोविजनिंग कम हुई है, क्यों हुई है, क्योंकि हमने बकेट्स के जो जो 3 बकेट्स होते हैं, पहला डिफॉल्ट, दूसरा डिफॉल्ट, तीसरा डिफॉल्ट, उसके अगेंस्ट में ऑलरेडी प्रोविजनिंग करके रखी है, इसलिए हमारा प्रोविजनिंग जो है वो कम है, हम वहां से यूज कर लेंगे। सो आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट ये कंजर्वेटिव तो नहीं है बिल्कुल भी, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है इस बैंक के साथ में। सो ये चीज लेकर के हमें आगे इस बैंक को एनालाइज करना है या इसको स्टडी करना है। देन अदर इनकम इनका इस क्वार्टर में थोड़ा सा ज्यादा रहा, क्यों रहा, क्योंकि इंश्योरेंस की जो सेल्स है वो काफी ज्यादा रही थर्ड क्वार्टर में, प्लस इंश्योरेंस कंपनीज जिनका इंश्योरेंस प्रोडक्ट ये क्रॉस सेल करते हैं अपने कस्टमर्स को, उन्होंने इनको अच्छा खासा बोनस भी दिया इस क्वार्टर में, तो इसीलिए इनका अदर इनकम थोड़ा सा ज्यादा रहा। अब यहाँ पे मैनेजमेंट ने देखो ये चीज नहीं कही है कि ये जो अदर इनकम आई है ये सस्टेनेबल रहेगी, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। अगर आपको याद हो, आई थिंक ये हमने पूना वाला के केस में डिस्कस किया था कि उनका जो अदर इनकम था वो इंक्रीज हुआ था अदर इनकम, एंड वहां पे उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो आपका अदर इनकम इंक्रीज हुआ है क्या ये सस्टेनेबल है। सो वहां पे मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा था कि ये सस्टेनेबल है, आगे भी अगले क्वार्टर्स में भी हमारा जो ये अदर इनकम है ये सस्टेनेबल रहेगा। आई थिंक चोलामंडलम के केस में हमने ये चीज डिस्कस करी थी, बट यहाँ पे मैनेजमेंट ने ये चीज नहीं कही है कि आगे ये सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा। उन्होंने कहा इस क्वार्टर में बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि हमें बोनस मिला और हमने इंश्योरेंस काफी ज्यादा सेल किया था थर्ड क्वार्टर के अंदर, इस वजह से हमारा अदर इनकम जो है वो शूट अप हो गया इस क्वार्टर के अंदर। सो ये आपको कुछ चीजें हैं जो मैनेजमेंट क्लियरली नहीं कहता, लेकिन आपको टोन पकड़ना है। ये आप तभी पकड़ सकते हो जब आप अक्रॉस सेक्टर्स एनालाइज करते हो, स्टडी करते हो बैंक को, बिजनेसेस को, तो आपको क्लैरिटी होती है कि एक बिजनेस की जो मैनेजमेंट है वो इस तरीके का टोन यूज कर रही है, दूसरे बिजनेस की मैनेजमेंट जो है वो इस तरीके का टोन यूज कर रही है। सो वहां पे आपको आइडिया मिलता है बेसिकली
कि कौन सी मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने आउटलुक को लेकर के, कौन सी मैनेजमेंट जो है जो थोड़ी सी बियरिश है या थोड़ी सी डरी हुई है। सो ये आपको क्लियर मिलता है वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो पूना वाला का हमने एनालाइज किया था, या फिर हमने कल जो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का एनालाइज किया, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का एनपीए बढ़ा है इस क्वार्टर में, लेकिन पूरी कॉन कॉल में अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट ने बार बार ये चीज कही है कि जो तमिलनाडु से इंपैक्ट पड़ा है वो बहुत मिनिमल इंपैक्ट है, वहां पे रिकवरी अच्छी हो रही है और हमारे जो स्लीपेजेस हैं, हमारे जो क्रेडिट कॉस्ट है वो हमारे गाइडेंस के अंडर है और हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि हमारा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगा। तो क्लियर गाइडेंस दे रहा है मैनेजमेंट आपको कि एनपीए बढ़ रहा है लेकिन हमारे कंट्रोल के अंदर है एंड हम काफी ज्यादा बुलिश हैं अपने आउटलुक को लेकर के। मतलब आपको समझ आ रहा है कि मैनेजमेंट वहां पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। सिमिलरली अगर आप पूना वाला के देखो, पूना वाला के साथ क्या हुआ कि 50% लोन जो है उस एनबीएफसी का अनसिक्योर्ड लोन है, जिसके अगेंस्ट में आरबीआई ने जो रिस्क वेटेज है वो इंक्रीज कर दिया है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप पूना वाला का मैनेजमेंट का कॉन कॉल देखो तो मैनेजमेंट क्या कह रहा है, मैनेजमेंट कह रहा है कि हम अभी भी पूरे कॉन्फिडेंट है कि हमारी ग्रोथ जो है वो सस्टेन करेगी इसी रेट के ऊपर और हम हमारा जो रेशियो है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन का उसको हम मेंटेन रखेंगे 50% पे। मतलब आरबीआई के इस एक्शन के बाद भी पूना वाला ये नहीं कह रहा है कि हम अपना अनसिक्योर्ड लोन जो है वो कम कर देंगे आगे चल के, वो क्लियरली कह रहा है हम 50% मेंटेन रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि हमारे पास कैपिटल है, हमारे पास आरओए है अच्छा, हम रिटर्न अच्छा निकाल रहे हैं, हमारे पास मार्जिन है, हमारे पास डिजिटलाइजेशन है, हमारे पास स्केलेबिलिटी है। सो वहां पे भी आपको मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंट दिखता है कि बीच में एक सेक्टर में कुछ थोड़ी बहुत चैलेंजेस आए हैं लेकिन उसके बावजूद मैनेजमेंट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि हम अपनी ग्रोथ को मेंटेन करेंगे, सस्टेन करेंगे। सो ये चीजें आपको थोड़ी सी आई मीन अब इसको कैसे इंटरप्रेट करें, बट थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ता है, थोड़ा सा आपको टोन समझनी होती है कि मैनेजमेंट कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने बिजनेस को लेकर के एंड उसके आउटलुक को लेकर के। सो आई एम नॉट सेइंग कि ईसैफ थोड़ा सा डरा हुआ है, लेकिन आपको ये समझ आ रहा है कि ईसैफ की जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है अपने आउटलुक को लेकर के, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी इस वाले बिजनेस में थोड़ी सी ज्यादा फील हो रही है। ये हमें कॉन कॉल पढ़ करके समझ आता है क्लियरली। देन नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो क्रेडिट कॉस्ट का इन्होंने गाइडेंस दिया है। सो नेक्स्ट अगला साल जो है FY25 उसमें ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2.5% तक का इनका क्रेडिट कॉस्ट रहेगा अगले पूरे फाइनेंशियल ईयर में। ये भी एक प्रॉब्लम है, ये हमने उत्कर्ष के साथ में भी डिस्कस किया था एंड आई थिंक हमने ये बंधन बैंक के केस में भी डिस्कस किया है कि एक बैंक के लिए जब क्रेडिट कॉस्ट 2% से ज्यादा चला जाता है तो वो एक बहुत बड़ा पेन है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि बैंकिंग मॉडल वैसे ही बहुत हाई कॉस्ट मॉडल होता है, बिकॉज बहुत तरीके के आपके एक्सपेंसेस होते हैं, आपके कॉस्ट होते हैं, उसमें से अगर आपका क्रेडिट कॉस्ट 2% से भी ज्यादा चला जाए तो वो फिर मॉडल जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा हेल्दी ग्रोथ प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। बिकॉज आप एग्जांपल समझो, कोई भी माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी है, चाहे हम अरमान फाइनेंशियल का एग्जांपल ले ले या क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का एग्जांपल ले ले, ये दोनों ये इस तरीके के जो बिजनेस हैं ये 30-40% पे ग्रो कर रहे हैं और इनका क्रेडिट कॉस्ट जो है वो 2.5% के आसपास रहता है। अब 30-40% पे ग्रो करने वाला बिजनेस अगर 2.5% का क्रेडिट कॉस्ट रखे तो समझ में आता है, सेंस बनता है, बिकॉज उनका आरओई भी ज्यादा है, उनके मार्जिन भी ज्यादा हैं, 15-16% के मार्जिन होते हैं। लेकिन अगर आप बिग बैंक को देखोगे तो बैंक सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स में ज्यादा डील करना पड़ता है बैंक को। धीरे धीरे सब हर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो सिक्योर्ड प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सिक्योर्ड प्रोडक्ट में ऑब्वियसली आपके मार्जिन कम होते हैं, तो एक बैंक का जो मार्जिन है वो इनर नेट शेल अगर आप देखोगे तो 8 से 10% के बीच में वैरी करता है एंड वहां पे ग्रोथ भी थोड़ी सी कम होती है। एक बैंक की अगर कितना भी अच्छा ग्रो कर लेगा तो सस्टेनेबली 25-30% पे उनको ग्रो करना पड़ता है। उसके बाद अगर वो क्रेडिट कॉस्ट अपना 2.5% 3% रखेगा तो वहां पे वो प्रॉफिटेबल मॉडल कैसे होगा? मतलब एज ए इन्वेस्टर अगर मैं देखूं तो मेरे लिए एक एनबीएफसी को चूज करना जो 40% पे ग्रो कर रहा है और उसका क्रेडिट कॉस्ट 2.5% है, तो वो ज्यादा बेटर बेट लग रहा है मुझे, रेदर देन मैं एक बैंक को चूज करूं जो कि 25% 30% पे ग्रो कर रहा है, मार्जिन उसके कम है, आरओई उसका कम है और क्रेडिट कॉस्ट उसका 2.5% है। तो क्लियरली यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली समझ आता है, बिल्कुल सिंपल एनालिसिस है ये कि एक एनबीएफसी पे, एक ऐसी एनबीएफसी पे बेट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल है एज ए इन्वेस्टर मेरे लिए, रेदर देन मैं किसी एक ऐसी बैंक पे बेट करूं जो 2.5% का क्रेडिट कॉस्ट लेके बैठा हुआ है। सो वही प्रॉब्लम है ईसैफ के साथ में भी, जो उत्कर्ष के साथ में था, जो हमने बंधन बैंक के साथ में डिस्कस किया है कि आपकी ग्रोथ चलो ठीक है 25-30% की ग्रोथ है, लेकिन आपका क्रेडिट कॉस्ट इतना ज्यादा है कि एज ए इन्वेस्टर मेरे लिए वो अट्रैक्टिव नहीं है, मुझे बाकी प्लेयर्स ज्यादा सूटेबल लग रहा है। सो यही प्रॉब्लम है इनका। देन प्रोविजनिंग पे बैंक क्या कह रहा है कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सेकेंड हाफ होगा फाइनेंशियल ईयर 25 का, सेकेंड हाफ का मतलब है
अक्टूबर, मतलब ये जो ईयर चल रहा है कैलेंडर ईयर 2025, सॉरी 2024, इसके अक्टूबर के मंथ से यानी कि थर्ड क्वार्टर से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनका जो एनपीए का इशू है वो थोड़ा थोड़ा रिजॉल्व होगा और फिर इनका प्रोविजनिंग जो है वो बढ़ जाएगा। सो ये कुछ खास सेंस बना नहीं। आइडियली होना ये चाहिए था कि इनको प्रोविजनिंग नंबर यहाँ अभी अपफ्रंट प्रोविजनिंग करनी चाहिए थी। प्रोविजनिंग आप कहाँ से करते हो? अपने प्रॉफिट से निकाल के प्रोविजनिंग करते हो। सो आप जो ये 203% का पैड ग्रोथ शो कर रहे हो अपने इन्वेस्टर को, इससे कुछ बहुत ज्यादा होने नहीं वाला है, बिकॉज मार्केट को पता है कि भाई आपका एनपीए बढ़ गया है, कल को चल करके आपके बैलेंस शीट पे रिस्क है, आपके पीएनएल के ऊपर रिस्क है अगर आप उस लोन को रिकवर नहीं कर पाए। तो रेदर देन कि आप अभी अपना प्रॉफिट नंबर दिखा रहे हो 200% का, उस 200% को कम करके अगर आप 50% भी कर देते हैं एंड बाकी का पैसा आप अगर प्रोविजनिंग में डाल देते तो वो आपके बैलेंस शीट को थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल दिखाता, थोड़ा ज्यादा सस्टेनेबल दिखाता, जो कि ईसेफ ने नहीं करा। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि गलत किया सही किया, बट यस ये एक कंजर्वेटिव तरीका नहीं है जब हम बाकी बैंक्स को कंपेयर करते हैं ईसेफ के साथ में। इसके बाद बैंक का अगर आप गाइडेंस देखोगे तो ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने ये कहा है कि 25% की ग्रोथ जो है वो मिनिमम टारगेट कर रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली जो करंट ग्रोथ है 36%, ये उससे कम है, लेकिन मिनिमम हम 25% की ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। सो क्लियर गाइडेंस नहीं दिया, लेकिन हमको समझ आता है कि 25 से 30% के बीच में ये बैंक बहुत ईजिली ग्रो कर सकता है। वो कैपेबिलिटी है, बिकॉज साइज बहुत छोटा है, सिर्फ 18,000 करोड़ का लोन बुक है। तो ऑब्वियसली इनके पास अपॉर्चुनिटी है कि 25-30% की ग्रोथ ये बहुत इजीली मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो केरला, तमिलनाडु और एमपी, इन तीन स्टेट्स के अंदर 70% लोन है इनका, इन तीन स्टेट के अंदर, और इन्हीं तीन स्टेट में मेजर प्रॉब्लम आई है इनको। सो उसके लिए इन्होंने क्या किया है, स्टेप क्या लिया है इन्होंने कि वहां पे फर्दर लोन देना बंद कर दिया है, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे अगले 2-3 क्वार्टर के अंदर इनको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। स्लीपेजेस वगैरह इन स्टेट्स के अंदर थोड़ा सा कम होंगे आने वाले क्वार्टर में। देन बैंक का टारगेट क्या है कि 60% लोन जो है इनका वो अनसिक्योर्ड इनको करना है। अभी कितना है? अभी 72% है। सो 2-3 साल पहले इनका 90% के आसपास जो लोन था वो अनसिक्योर्ड था, माइक्रो फाइनेंस था। उसको इन्होंने 2 साल में कम करके अभी 72% पे किया है, और आगे चल के इनका टारगेट है कि उसको कम करके 60% पे करना है। मतलब वही चीज है कि बैंक अगर आप बन गए हो तो आपको फोकस करना ही पड़ेगा सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर, बिकॉज आपके लिए फिर माइक्रो फाइनेंसिंग जो है वो काफी हाई कॉस्ट मॉडल हो जाता है। सो वही बैंक कह रहा है कि आगे चल के हमारा टारगेट है कि जो अनसिक्योर्ड माइक्रो फाइनेंसिंग है उसमें हम अपना एक्सपोजर धीरे धीरे और कम करें। इसके अलावा अभी इन्होंने थोड़ी अंडर राइटिंग के ऊपर भी फोकस किया है। सो ये चेक कर रहे हैं कि कस्टमर्स का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, किस किस एनबीएफसी, किस किस बैंक के साथ उन्होंने पहले लोन लिया है, उसको उन्होंने टाइम पे सर्व किया है या नहीं किया है। और अंडर राइटिंग पे बेसिकली इन्होंने अपना एफर्ट जो है या फोकस जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज किया है, जो कि अच्छी बात है, बिकॉज आपके एनपीए बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली एक बैंक को फोकस करना चाहिए। अंडर राइटिंग ईसेफ जो है वो खुद करता है, मतलब थर्ड पार्टी पे आउटसोर्स नहीं करते हैं, ये खुद इनको अंडर राइटिंग करनी होती है। और आरबीआई ये अलाउ भी नहीं करता है कि कोई भी बैंक जो है वो अंडर राइटिंग किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करे, बिकॉज ऑब्वियसली आप पैसा दे रहे हो डिपॉजिटर का, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसमें रिस्क कितना है इसकी अंडर राइटिंग आपको असेस करनी है, रादर देन आप किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करो। स्कैनिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं ये अंडर राइटिंग को लेकर के। टारगेट वही है 25% ग्रोथ का। एंड वही केरल में जो इनको प्रॉब्लम हो रही है कि अनरेगुलेटेड एंटिटीज जो बड़ी हैं पिछले 2-3 साल के अंदर, सो उनका बिजनेस करने का तरीका थोड़ा अलग है ऑब्वियसली, बिकॉज उनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है आरबीआई वगैरह की। तो ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो उनके तरीके से तो लोन दे नहीं सकता उनके साथ compete करने के लिए, बिकॉज ईसेफ जो है वो एक ऑर्गेनाइज लैंडर है, आरबीआई उसको रेगुलेट करता है। सो उनको आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही बिजनेस करना पड़ेगा। तो इस चैलेंज को डील करने के लिए ईसेफ क्या कर रहा है कि केरला से अपना जो एलोकेशन है वो ये और कम कर रहे हैं। पहले 60% था, 60% से कम करके इन्होंने 2 साल में 39% किया, अभी करंटली 39% है। अब इनका टारगेट है कि अगले 2 साल में और कम करके 25% कर देना है। सो बेसिकली बैंक अपना एलोकेशन जो है वो कम करने को देख रहा है उन जगह पे जहां पे इनको मेजर प्रॉब्लम आ रही है। सो एक तो केरला से इनका क्लियर है बिल्कुल कि 40% का एलोकेशन और कम करके हमें 25% करना है अगले 2-3 साल के अंदर। इसके अलावा वही स्ट्रैटेजीज वही फॉलो कर रहे हैं कि फर्दर लोन देना कम कर रहे हैं उन एरियाज में जहाँ पे पेन ज़्यादा है, सो दैट कि आने वाले क्वार्टर्स में थोड़ा सा स्लीपेजेस के ऊपर इनका कंट्रोल हो और एसेट क्वालिटी धीरे धीरे इनकी इम्प्रूव हो। देन ये एक ये ट्रेंड शो कर रहे हैं कि क्रेडिट कॉस्ट आज हमारी 2.5% से ज़्यादा है, अगले साल भी हम 2.5% के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
तो बेसिकली ईसैफ क्या कह रहा है कि केरल में फ्लड आया था 2018 में, जब इनका 90% माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो था, देन कोविड आया, तो इन दोनों ही इवेंट्स में इनका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था क्रेडिट कॉस्ट। लेकिन उसके बाद जब रिकवरी आई तो एक टाइम ऐसा था जब इनका क्रेडिट कॉस्ट कम होकर के 0.5% पे आ गया था। तो बेसिकली बैंक ये कह रहा है कि जैसे अभी फ्लड वाला इवेंट आया है या कुछ कुछ स्टेट्स में जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है हमें, तो उनकी वजह से हमारा क्रेडिट कॉस्ट अभी सडनली इंक्रीज हो गया है। वरना नॉर्मलाइज हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अब 30% बुक जो है वो सिक्योर्ड प्रोडक्ट है। पहले हमारा 99% जो था वो अनसिक्योर्ड था, अब हमने सिक्योर्ड प्रोडक्ट भी ऐड कर दिया है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब आगे चल के ये चीज़ें नॉर्मलाइज होगी तो हमारा क्रेडिट कॉस्ट जो है वो 1.5% होना चाहिए नॉर्मलाइज इवेंट में। अब यहाँ पे हमें इस गाइडेंस को देख करके कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना है, बिकॉज ये इन्होंने जस्ट एक नंबर दिया है कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम एक इन्वेस्टर के लिए ये पॉजिटिव कब है? ये पॉजिटिव तब है जब इनका ये 2.5-3% का क्रेडिट कॉस्ट कम होकर के 2% हो। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, बैंक ने जो गाइडेंस दिया है अपना क्रेडिट कॉस्ट 1.5% तक करने का, एटलीस्ट उस ट्रेंड की तरफ आगे बैंक जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है। गाइडेंस देना ठीक है, लेकिन उस डायरेक्शन में आपकी परफॉर्मेंस दिखनी चाहिए। सो अभी इन्होंने ये गाइडेंस दिया है कि जब चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी तब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनका क्रेडिट कॉस्ट 1.5% के आसपास रहेगा। बाकी ऑब्वियसली ट्रैक करेंगे तो हमें क्लियर होगा। अभी तो वैसा कोई डायरेक्शन दिख नहीं रहा, अभी तो क्रेडिट कॉस्ट और इंक्रीज ही हो रहा है इनका। नेक्स्ट पूरे फाइनेंशियल ईयर का गाइडेंस भी क्या है कि 2.5% का क्रेडिट कॉस्ट रहेगा। तो अगले 1-1.5 साल तक तो ये सिचुएशन इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसके बाद ऑब्वियसली आगे ट्रैक करेंगे कि क्या ये जो गाइडेंस 1.5% का दिया है इन्होंने क्रेडिट कॉस्ट का, उस गाइडेंस के अगेंस्ट में कैसी परफॉर्मेंस रहती है इनकी। देन ऑब्वियसली बैंक का लिवरेज रेशियो अगर आप देखोगे तो बहुत हाई है, 10% का लिवरेज रेशियो है। लिवरेज रेशियो क्या होता है? डेट टू इक्विटी बेसिकली जिसको बोलते हैं। तो आरबीआई कहता है कि एक बैंक जो है वो 4.5% उसका मिनिमम लिवरेज रेशियो होना चाहिए, डेट टू इक्विटी मिनिमम 4.5% तक होना चाहिए। एनबीएफसीज का थोड़ा सा कम होता है इससे, बिकॉज उनके पास डिपॉजिटर का पैसा नहीं होता है। सो बैंक को अगर आरबीआई अलाउ करता है कि आप 4.5% तक का डेट टू इक्विटी रख सकते हो। लेकिन ईसैफ ने कितना रखा है? ईसैफ ने 10% रखा है, और ये पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। ये भी एक बहुत हाई रिस्क है। हाई रिस्क क्यों है? क्योंकि आपके पास जो कैपिटल है, आपके पास जो एसेट्स है, उसके अगेंस्ट में आपने 10% ज्यादा लिवरेज ले रखा है। तो ये एक बहुत ज्यादा रिस्क है इनके बैलेंस शीट के ऊपर। एंड आप किसी भी बैंक को कंपेयर करो, चाहे इक्विटास हो, जीवन हो, या एयू बैंक हो, कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, सबका ऑन एन एवरेज आप डेट टू इक्विटी देखोगे तो वो 7-8% के आसपास ही है। ईसैफ का बहुत ज़्यादा हाई है, 10% है। सो यहाँ पे प्रॉब्लम इनके साथ यही है कि आरओई को क्या ये मेंटेन कर पाएंगे? जो अभी करंट आरओई इनका 25% है, आरओई इनका 2% के ऊपर है, तो क्या उसको ये बैंक मेंटेन कर पाएगी? वो तभी मेंटेन होगा अगर आप ग्रोथ के साथ साथ एसेट क्वालिटी को भी मेंटेन रखोगे, इंप्रूव करोगे। अगर वो दोनों साथ साथ नहीं चली तो ऑब्वियसली आपके ग्रोथ के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट होगा। आरओई भी बहुत आराम से आपका 25% से 15-10% भी आएगा। सो उस चीज़ के ऊपर एज अ इन्वेस्टर हमें फोकस करना है। एंड देन लास्टली इनका कहना है कि जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है उनके ऊपर अभी इनका फोकस काफ़ी ज़्यादा है, उन पर डिपेंडेंसी ज़्यादा है बेसिकली। एंड उनको ये चेंज करने को देख रहे हैं बेसिकली, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन करने का या लोन बुक को ग्रो करने का जो तरीका है, उसके लिए ये अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। करंटली ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के ऊपर, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है इनकी। बाकी आगे का फोकस यही है कि उसकी डिपेंडेंसी को कम किया जाए। सो इन एन नटशेल अगर हम देखें तो रिजल्ट अच्छे हैं इनके, ग्रोथ वाइज अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, बट प्रॉब्लम क्या है? एसेट क्वालिटी। और एक लेंडर के लिए ये बहुत रेड सिग्नल होता है जब भी आप किसी बैंक या एनबीएफसी का देखते हो कि एसेट क्वालिटी इतनी ज़्यादा खराब हो गई। थोड़ा बहुत एनपीए बढ़ता है तो वो प्रॉब्लम नहीं है इतना, जैसे सीए ग्रामीण का अगर आप देखोगे, या इवन 5 स्टार का भी थोड़ा बहुत एनपीए बढ़ा है, और भी कुछ बैंक्स हैं जिनका थोड़ा बहुत एनपीए स्लिपेजेस बढ़े हैं, तो वो ठीक है, वो नॉर्मलाइज है, सीजनल है, वो चीज़ें चलती है। लेकिन इतना ज़्यादा स्लिपेजेस बढ़ जाए कि बैंक का क्रेडिट कॉस्ट 3% के आसपास चला जाए, वो बहुत ज़्यादा रिस्की इवेंट हो जाता है। एंड उस पर बैंक क्लियरली गाइड कर रहा है कि अगले साल भी 2.5% तो रहेगा हमारा क्रेडिट कॉस्ट, लेकिन जब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी तब हम 1.5% तक क्रेडिट कॉस्ट पे आ जाएंगे। तो वो कब होगा, कैसे होगा, उस डायरेक्शन में अभी तो कुछ हमें दिख नहीं रहा, कुछ क्लैरिटी है नहीं। सो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है, पेन थोड़ा ज़्यादा है इस बैंक के साथ में। एंड मार्केट ऑब्वियसली इस तरीके के लेंडर को कभी भी आप ये नहीं देखोगे कि रिवॉर्ड करेगा। चाहे आप 40% की ग्रोथ शो कर दो, चाहे आपका पैड ग्रोथ आप 500% की शो कर दो, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मार्केट को समझ आता है कि भाई आपकी एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम है। तो मार्केट को आपका फ्यूचर दिख रहा है कि अगर इसको आपने ठीक नहीं किया
तो वो 500% की ग्रोथ जो है वो 0% की ग्रोथ हो जाएगी, इनफैक्ट नेगेटिव ग्रोथ हो जाएगी आपकी प्रॉफिट में, अगर आपने एसेट क्वालिटी को मेंटेन नहीं करके रखा। ये पास्ट में हमने येस बैंक के साथ भी देखा है, बंधन बैंक के साथ भी देखा है, बहुत सारे एनबीएफसीज बैंक के साथ में देखा है। तो एसेट क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली ग्रोथ तो उसके साथ होनी ही चाहिए। अभी चीज़ें ठीक नहीं है, बट ऑब्वियसली आगे ट्रैक करेंगे ईसैफ का जो गाइडेंस इन्होंने दी है उसमें कैसे प्रोग्रेस रहती है, इनकी क्या परफॉर्मेंस रहती है नेक्स्ट क्वार्टर में। बाकी जो भी आपके डाउट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।